हे गाइस, वेलकम टू श्रेय एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल कुमार और आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 9 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा बेसिकली फोकस होगा इन 3 इंडेक्स पर। सबसे पहला फोकस दोस्तों जो हमारा होगा वो होगा कारोबार सुगमता सूचकांक, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की स्थिति क्या रही है और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं चाइना पाकिस्तान की स्थिति क्या रही है और इस इंडेक्स के अंदर पहले नंबर पर कौन सा देश रहा है। दूसरा दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तीसरा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। तो दोस्तों इन तीनों इंडेक्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला इंडेक्स यानी कि कारोबार सुगमता सूचकांक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पहले हम 8 लेक्चर इस वीडियो सीरीज के यानी कि अर्थव्यवस्था का जो हमारा कोर्स चल रहा है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उन लेक्चरों को देखिएगा दोस्तों, और तभी आगे बढ़िएगा। तभी दोस्तों आपको अर्थव्यवस्था अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं गारंटी के साथ दोस्तों कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये सीरीज पूरी देख ली तो आपका जो अर्थव्यवस्था से अच्छा सब्जेक्ट शायद और कोई सा ना हो दोस्तों। तो दोस्तों पहले भी वीडियो देखिएगा तभी आगे बढ़िएगा। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद यानी कि जो लेक्चर नंबर 9 हमारा ये चल रहा है, इस लेक्चर नंबर 9 को कंप्लीट करने के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो फिनिश यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। और जो लेक्चर नंबर 10 इसके नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होगा उसमें दोस्तों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम होगा आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसे प्रकाशित कौन करता है। तो दोस्तों इसे रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों मैं बता दूं कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर मिलेंगे वे आपको मिलेंगे वाशिंगटन डीसी, जो कैपिटल ऑफ यूएस है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है उसमें है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसके पर्पज की, यानी कि जो कारोबार सुगमता सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है, ये क्यों जारी किया जाता है, इसका मेन मोटिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है, पर्पज है, इस सूचकांक के द्वारा विश्व बैंक जो है दोस्तों यह बताने की कोशिश करता है कि पूरी दुनिया के अंदर व्यापार करने के लिए कौन सा देश सबसे अच्छा रहा है और कौन सा शहर सबसे अच्छा रहा है और किस देश में व्यापार करना कितना अच्छा है। तो ये दोस्तों बताया जाता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2020 यानी कि 2020 की, तो 2020 के सूचकांक में दोस्तों भारत का जो स्थान रहा है वो 190 अर्थव्यवस्थाओं में, यानी कि 190 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने 63वां स्थान हासिल करा है दोस्तों। तो भारत का स्थान दोस्तों 63 रहा है इस सूचकांक के अंदर। जबकि दोस्तों इस सूचकांक में अगर हम बात करेंगे पहले स्थान पे, तो इस सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड। और व्यापार करने के हिसाब से अगर हम कह सकते हैं कि व्यापार करने के हिसाब से दोस्तों सबसे अच्छा देश जो है पूरी दुनिया के अंदर 2020 में वो कौन सा था, न्यूजीलैंड था दोस्तों। और न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। तो दोस्तों ये है हमारा, देखो पूरा वर्ल्ड मैप है। मैं न्यूजीलैंड की लोकेशन भी आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि न्यूजीलैंड जिसने बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई है यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में, वो आखिरकार है कहां पे, वर्ल्ड मैप के अंदर। तो दोस्तों ये है वर्ल्ड मैप और ये है दोस्तों हमारा एशिया का मैप, और इसमें है ये है हमारा प्यारा भारत। और हम दोस्तों प्यारे भारत से अपने अगर किसी वजह से यानी कि साउथ ईस्ट को जाएंगे तो ये मिलेगा आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के दोस्तों साउथ ईस्ट पर आपको ये 2 टापू दिखेंगे, एक नॉर्थ आइलैंड यानी कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और एक मिलेगा दोस्तों आपको साउथ आइलैंड यानी कि साउथ न्यूजीलैंड। और इन दोनों को मिला के बनता है दोस्तों न्यूजीलैंड। तो ये है दोस्तों न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बताया वो है दोस्तों वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों ये आपको एग्जाम पॉइंट से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है दोस्तों क्या, यानी कि दोस्तों एक मिनट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पड़ता है दोस्तों ये तास्मान सी यानी कि तास्मान सागर। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार आया है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में कौन सा सी पड़ता है, यानी कि कौन सा सागर पड़ता है। तो ये है दोस्तों तास्मान सी। अब दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की दोस्तों ये 17वीं रिपोर्ट थी, यानी कि वर्ल्ड बैंक की कौन सी रिपोर्ट थी दोस्तों,
17वीं रिपोर्ट थी। तो इस सूचकांक में दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्कोर की, तो भारत का स्कोर रहा है 71, और जैसे कि मैंने आपको बताया भारत की जो रैंक है वो है दोस्तों 63। और 2019 में भारत का जो स्कोर था वो 67.23 था, यानी कि 67.23 था, और भारत की रैंक थी दोस्तों 77। स्कोर दोस्तों अपने आप में अलग होता है और रैंकिंग जो है दोस्तों वो अपने आप में अलग होती है। किसी कंट्री का स्कोर जितना ही ज़्यादा होगा उसकी जो रैंक है वो उतनी ही कम होगी, और उस कंट्री के लिए जितनी रैंक कम होगी उस कंट्री के लिए बिजनेस करना उतना ही आसान है, उस कंट्री के अंदर बिजनेस करना उतना ही आसान है। और जिस देश की रैंकिंग इसमें दोस्तों जितनी कम होती है, आने वाले सालों में उस देश की जो जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे दिखने के आसार होते हैं। ये वर्ल्ड बैंक इस इंडेक्स के जरिए बताता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इसमें सऊदी अरेबिया की जो रैंक है वो है 62, बहरीन की है दोस्तों 43, और चाइना की है दोस्तों 31, और भारत की क्या है, भारत के दोस्तों 63। तो चाइना को compete करने के लिए या चाइना के पास में आने के लिए दोस्तों हमें अभी बहुत प्रयास करने हैं। और पाकिस्तान की दोस्तों ये 108 रही है, 108, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट की, यानी कि भारत ने जो इम्प्रूवमेंट दिखाई है वो क्या रही है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चार्ट है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2005, तो 2005 में भारत की रैंकिंग थी 116। अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2014 की, तो 2014 में भारत की रैंकिंग रही थी 142। तो दोस्तों 2014 के बाद में भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार इम्प्रूव थी, लगातार दोस्तों इम्प्रूव हुई थी। और इसमें एक दोस्तों मेजर ब्रेक थ्रू का जो साल था वो था दोस्तों 2017-18, यानी कि 2018 में हम भारत की जो रैंकिंग थी, यानी कि 2017 में भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 100, और 2018-19 में भारत की रैंकिंग 277, और 2019-20 में जो भारत की रैंकिंग थी वो थी दोस्तों 63। मैं 2017-18 और 19-20 क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2020 चल रहा है, मगर दोस्तों डाटा जो इसमें लिया गया है वो 2019 का पूरे कंप्लीट ईयर का लिया गया है, और 2020 के जनवरी फरवरी का डाटा इसमें लिया जाता है दोस्तों, यानी कि 2020 का दोस्तों इसमें पूरा डाटा नहीं लिया गया है, इसलिए दोस्तों हम 2019-20 कह रहे हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इसमें सबसे ख़राब देश रहे हैं वे कौन कौन से रहे हैं, तो दोस्तों में सबसे अंतिम स्थान पे जो रहा है वो है सोमालिया। सोमालिया दोस्तों जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, यानी कि सोमालिया जो है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों टोटल 54 देश आते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में जो सोमालिया दोस्तों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, यानी कि एक रीजन पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है दोस्तों कौन, सोमालिया, यानी कि जो ईज ऑफ डूइंग, यानी कि जो हम ये इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इसमें सबसे ख़राब देश रहा है सोमालिया। और सोमालिया को दोस्तों द पायरेट्स कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि द कंट्री ऑफ द पायरेट्स भी सोमालिया को कहा जाता है। तो दोस्तों सबसे ख़राब देश व्यापार करने के लिए 2020 में जो रहा है वो है सोमालिया। और सोमालिया के पास में पड़ता है दोस्तों इरित्रिया की जो रैंक है वो है 189 इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि इरित्रिया दूसरा सबसे ख़राब देश रहा है इस इंडेक्स में। और नेक्स्ट है दोस्तों वेनेजुएला जो है दोस्तों ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों यमन, और नेक्स्ट है लीबिया भी अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और यमन आता है दोस्तों क्या, जिसकी रैंकिंग 187 रही है, ये आता है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में भी दोस्तों बेस्ट एशिया में आता है यमन, तो ये भी याद रख सकते हैं। और यमन की और लीबिया की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इनकी खराब परफॉर्मेंस का कारण है इनके अंदर जो सिविल वॉर है वो चल रहा है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि पैरामीटर ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जिसमें भारत का स्थान 63 रहा है, उसमें क्या पैरामीटर है, यानी कि वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को दोस्तों जब रैंकिंग देता है तो वो क्या देखता है उस देश के अंदर, यानी कि उस देश के अंदर जो रैंकिंग देने के लिए वो क्या क्या पैरामीटर, क्या क्या मापक को फॉलो करता है। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग ए बिजनेस। ऑपरेटिंग ए बिजनेस का मतलब दोस्तों ये है कि स्टार्टिंग ए बिजनेस, यानी कि उस देश के अंदर जिसे वर्ल्ड बैंक रैंकिंग दे रहा है, यानी कि उसमें बिजनेस करना कितना आसान है, यानी कि उसमें बिजनेस खोलना कितना आसान है। और उसमें एम्प्लॉयमेंट वर्कर, यानी कि जिस देश को वर्ल्ड बैंक रैंकिंग दे रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट जो वर्कर हैं वे कितने एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं। और नेक्स्ट होता है दोस्तों इसमें जो होता है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। और नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट, यानी कि वर्ल्ड बैंक जिस कंट्री को रैंकिंग दे रहा है और जो
मतलब बिजनेसमैन है उसे उधार मिलना कितना आसान है। जो जैसे हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक रहे SBI PNB, तो वे उस बिजनेसमैन को कितना फाइनेंस करते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों लोकेशन, यानी कि उस देश के अंदर जिसमें कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस खोलना चाह रहा है उसकी जो स्थिति है वो कितनी अच्छी है। और नेक्स्ट है दोस्तों इसमें व्यापार करना कितना आसान, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और नेक्स्ट है दोस्तों ऑपरेटिंग इन ए सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि उस देश का जो इन्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए वे कितना अच्छा है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों डीलिंग विद डे टू डे ऑपरेटिंग, यानी कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से फंक्शन करती है, क्या वो जो ऑपरेटिंग परमिट जो किसी बिजनेसमैन को दिया गया है, जो बिजनेस करने के लिए दिया गया है वो कितना अच्छा है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या उस बिजनेसमैन के पीछे खड़ी है। तो ये दोस्तों इसके थे पैरामीटर। ये दोस्तों आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 8 में इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको हर इंडेक्स के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली कि उसमें पहले स्थान पे कौन रहा है, दूसरा उसमें इंडिया का स्थान क्या रहा है, और तीसरा पॉइंट इसमें दोस्तों हमने बताया था क्या याद रखना है कि उसे कौन रिलीज करता है। जैसे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के। तो ये 3 पॉइंट आप ज़्यादा भी याद ना कर सको दोस्तों, तो ये 3 पॉइंट तो आपको याद करने ही है हर इंडेक्स के अंदर। अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चार्ट मैंने आपके लिए लिया है कि इसमें पहले स्थान पे न्यूजीलैंड रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे हांगकांग, चौथे पे डेनमार्क, पाँचवें पे साउथ कोरिया, और छठे पे US, और 11वें पे रहा है दोस्तों थाईलैंड, 10वें पे स्वीडन। तो ये भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने दूसरे इंडेक्स की, जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020, यानी कि इसका हिंदी नाम होता है दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं कि इसे कौन प्रकाशित करता है, कौन पब्लिश करता है, इसे कौन रिलीज किया जाता है, या किसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स जो है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स को, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा रिलीज किया जाता है। और दोस्तों ये हर साल रिलीज किया जाता है। और 2020 में दोस्तों भारत की जो रैंक रही है ये 165 देशों में दोस्तों 117 रही है, जो दोस्तों 2019 की अपेक्षा हम 2 रैंक इसमें बढ़कर हमारा स्थान हो गया है। और 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी दोस्तों वो थी इसमें 115 दोस्तों, ये 155 नहीं है दोस्तों, ये है 115, आप सही कर लेना, ये 115 है। जबकि भारत की स्थान जो 2019 में रहा था दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये 115 रहा था। तो भारत की 2019 में रही थी दोस्तों 115, और 2000 हमारी जो रैंकिंग गिरकर हो गई है, अभी क्या हो गई है दोस्तों 117 हो गई है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 2019 की अपेक्षा हमने अच्छा काम नहीं किया है 2020 में, कि 2020 में हमारी ख़राब परफॉर्मेंस दिखाया हमने किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में। और इस सूचकांक में दोस्तों पहले स्थान पर स्वीडन रहा है और दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क। और ये दोनों दोस्तों क्या है, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। तो दोस्तों ये है यूरोप का एक बहुत ही अच्छा मैप, ये है फिनलैंड के नीचे स्वीडन रहा है, और ये दोस्तों छोटा सा जो टापू है ये है दोस्तों डेनमार्क, जो स्वीडन के नीचे आता है। तो डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर रहा है दोस्तों स्वीडन, और दूसरे पर रहा है डेनमार्क, जैसे कि मैंने ये आपको पहले स्लाइड में बताया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स अपने आप में क्या है, और दोस्तों इसे यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 2015 में रेजुलेशन के अकॉर्डिंग क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो दोस्तों 2015 में संयुक्त राष्ट्र के यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सतत विकास को लक्ष्यों को अपनाया गया था, जिन्हें 2030 तक पूरा करना था। और ये 2017 तक यानी कि 2030 तक जो लक्ष्य थे दोस्तों इनका नंबर था 17। यानी कि इस प्रकार विश्व के प्रत्येक देश सतत विकास लक्ष्यों में 17 वैश्विक लक्ष्य यानी कि 17 टारगेट्स और 169 उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को 2030 तक यानी कि 2030 तक पूरा करना था। यानी कि 2015 में दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने एक रेजुलेशन निकाला और उसमें बताया गया कि पूरी दुनिया को यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 कंट्री आते हैं उन्हें ये 17 गोल 2030 तक पूरे करने हैं। इसका पर्पज़ देख लेते हैं दोस्तों क्या था।
तो सतत विकास के लक्ष्यों को प्रगति पर नज़र रखना और जवाबदेही सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य या मेन मोटिव होता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर बात करेंगे दोस्तों कि इस सूचकांक का मेन मोटिव क्या है, कि यानी कि ये किसके द्वारा जारी, यानी कि ये क्यों जारी किया जाता है और इसका मेन जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहता है। तो इस सूचकांक के द्वारा दोस्तों यह पता चलता है कि कोई भी देश सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितना प्रयासरत है, और यह सूचकांक दोस्तों यह भी बताता है कि लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कौन कौन से कदम उस कंट्रीज़ के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि जिससे कि वो अपने सतत विकास लक्ष्यों को पूरा कर पाए 2030 तक दोस्तों। तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत की रैंकिंग 162 देशों में 61.1 स्कोर के साथ 115 रही थी, और 2020 में अभी हमने देखा कितनी रही है दोस्तों, 2020 में हमारी रही है रैंकिंग 117, और 2018 में दोस्तों हमारी रैंकिंग रही थी 112। स्कोर याद करने की आपको दोस्तों किसी भी कंट्री को याद करने की स्कोर ज़रूरत नहीं है, आपको याद करनी है सिर्फ रैंकिंग। तो स्कोर भी दोस्तों आपको मिलता है 100 में से मिलता है ये। तो दोस्तों हम हर साल हमारी रैंकिंग इसमें गिरती ही जा रही है। पहले 112 थी 2018 में, 2019 में 115 हुई, और अब 2020 में क्या होगी दोस्तों, बढ़ के 117 हो गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्यों की। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो 193 कंट्री आते हैं उन्हें 2030 तक रीच करने हैं कितने, 17 विकास लक्ष्य है, यानी कि 17 सतत विकास लक्ष्य है। ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद करने की ज़रूरत है, वरना आपको ये 10+2 के जैसे एसएससी रहा और जी बैंक के एग्ज़ाम रहे, रेलवे के एग्ज़ाम रहे, आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम रहे, तो दोस्तों इनमें ये नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी दोस्तों आप जान लीजिए कि 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वे क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है इसमें पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को ख़त्म करना है 2030 तक। दूसरा दोस्तों आता है इसमें यानी कि शून्य भूख सूचकांक, यानी कि जो हंगर है, हंगर को 2030 तक दोस्तों क्या करना है, 0 करना है। और तीसरा दोस्तों इसमें आता है हमारा यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ और हेल्थ, यानी कि हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। और दोस्तों इसमें फोर्थ जो है वो है दोस्तों गुणवत्ता एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। और पांचवा दोस्तों इसमें होता है यानी कि जो लिंग इक्वलिटी है, लिंग इन इक्वलिटी है, यानी कि दोस्तों मेल और फीमेल में जो असमानताएं हैं उनको समान करना। और नेक्स्ट है दोस्तों इसमें छठा जो है वो है दोस्तों स्वच्छ जल एवं स्वच्छ रहना, यानी कि स्वच्छ लिविंग, यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में इसमें बताया जाता है। और सातवां है दोस्तों सस्ती एवं स्वस्थ ऊर्जा। और आठवां है दोस्तों इसमें अच्छा कार्य और आर्थिक विकास। और नेक्स्ट है दोस्तों उद्योग, यानी कि इनोवेशन इंडस्ट्री। और 10वां होता है दोस्तों असमानता को कम करना। और 11वां है दोस्तों इसमें शहर और समुदाय, यानी कि धारणीय शहर और समुदाय को हम किस प्रकार बचा सकते हैं। और 12वां होता है दोस्तों इसमें सस्टेनेबल उपभोग, यानी कि कंजम्पशन और उत्पादन। और इसमें दोस्तों 13वां है जलवायु कार्रवाई, यानी कि क्लाइमेट चेंज, यानी कि दोस्तों क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो कंट्री कौन कौन से कदम उठा रही है। और नेक्स्ट है दोस्तों यानी कि जल के नीचे जीवन। जल के नीचे जीवन का मतलब दोस्तों यह है कि जल जो है वो इस दुनिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण एक कारक है जीवन को जीने के लिए, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसके अंदर की जाती है। और 15वां गोल होता है दोस्तों भूमि पर जीवन। भूमि पर जीवन का मतलब दोस्तों यह है कि भूमि को लैंड का दुरुपयोग ना किया जाए। और 16वां दोस्तों इसमें होता है न्याय और मजबूत संस्थाएं, यानी कि हमें इन सभी को 17 के 17 गोल को रीच करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, नियामक संस्थाएं बनानी चाहिए। और 17वां होता है दोस्तों इसमें जो 17वां है दोस्तों वो है यानी कि सेंटर और स्टेट रिलेशन, यानी कि जो भारत के राज्य हैं उनका विदेशों के साथ, विदेशों के जो कंट्री हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं दोस्तों, राज्यों का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो रिलेशन देशों के साथ और कंट्रीज यानी कि अदर कंट्रीज के साथ होता ही है, मगर उस देश के अंदर जो उसके राज्य हैं
उनका विदेशों से कैसा रिलेशन है। तो 17वां दोस्तों ये है, यानी कि सेंटर स्टेट और अदर कंट्रीज रिलेशन को क्या है दोस्तों, क्या बताया गया है, परफॉर्मेंस अच्छी हो उनकी, ये बताया गया है इसमें। तो ये दोस्तों 17 गोल्स हैं, मगर ये आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको हर एक इंडेक्स के अंदर 3 ही चीज़ें याद रखनी है। पहला स्थान किसका है, दूसरा भारत की उसमें क्या रैंकिंग है, और तीसरा दोस्तों कि कौन उसके द्वारा जारी करता है। ये तो दोस्तों मैं फुल एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो दोस्तों, कि ये तो बिल्कुल कंप्लीट सीरीज में आपके कंप्लीट बता रहा हूँ, यानी कि टोटल इससे बाहर और कुछ भी नहीं आने वाला। अब दोस्तों हम तीसरा इंडेक्स हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019, यानी कि 2020। अगर दोस्तों हम बात करेंगे प्रकाशित की, यानी कि दोस्तों कि इसे किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो दोस्तों इसे रिलीज़ किया जाता है वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों इसे रिलीज़ किया जाता है। 2020 का जो इंडेक्स है दोस्तों ये अभी आया नहीं है, तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे 2019 की हिसाब से रैंकिंग, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक अगर हम बात करेंगे दोस्तों 2019 की, तो 2019 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग थी वो 10 रैंक गिरकर दोस्तों 68 हो गई थी। यानी कि 2018 में कितनी थी दोस्तों, हमारी 58 थी, जो हमारे लिए एक ख़राब बात रही थी। यानी कि 2018 में हमारी 58 थी और 2019 में दोस्तों हमारी हो गई थी 68। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इस सूचकांक की, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पे सिंगापुर रहा है और दूसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। अभी मैं वर्ल्ड मैप पे आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ है। और तीसरे स्थान पे रहा है दोस्तों हांगकांग। अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस इंडेक्स में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यानी कि वैश्विक आर्थिक मंच है, इसके द्वारा कितने कंट्रीज़ को रैंक किया गया है, तो दोस्तों इसमें टोटल कंट्रीज जो हैं वो 141 यानी कि 141 देशों को इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यानी कि शामिल किया गया है। तो 141 यानी कि 141 देशों को दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, जिसमें भारत की स्थान यानी कि 141, ये 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2020 का इंडेक्स अभी आया नहीं है दोस्तों। तो 2019 के अकॉर्डिंग दोस्तों इसमें 141 देशों को शामिल किया गया था और भारत की रैंक कितनी थी, 68 थी। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो पहले स्थान और दूसरे स्थान पे जो कंट्रीज रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले स्थान पे क्या रहा है दोस्तों, सिंगापुर रहा है और दूसरे स्थान पे यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दूसरे स्थान पे जो दोस्तों रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है जो नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ये है कनाडा, और कनाडा के नीचे यहाँ पर पड़ता है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के नीचे यहाँ पर पड़ता है मैक्सिको। अब बात करते हैं दोस्तों हम जो पहले स्थान पर इसमें रहा है, कौन सा रहा है दोस्तों, पहले स्थान पर इसमें देश रहा है यानी कि मैंने आपको बताया सिंगापुर दोस्तों एशिया महाद्वीप में आता है। तो सिंगापुर है दोस्तों ये यहाँ पे, यानी कि ये है हमारा प्यारा भारत, और इससे हम साउथ ईस्ट को जाएंगे तो ये इंडोनेशिया के ऊपर थोड़ा यहाँ पर पड़ेगा दोस्तों सिंगापुर। अब दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इंडेक्स में यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि ये अपने आप में है क्या दोस्तों, और ये क्यों रिलीज़ किया जाता है दोस्तों, और इस इंडेक्स के जरिए जो ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये इससे क्यों रिलीज़ करता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके जरिए दोस्तों क्या बताता है। तो दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है दोस्तों कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा, टैलेंट। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है दोस्तों इस इंडेक्स के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि किस देश के अंदर एजुकेशन के मामले में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में, इंडस्ट्री के मामले में और इंडस्ट्रियल सेक्टर के मामले में कौन सा देश कितना नया कर रहा है, और कितना जो वो देश है वो कितना नया कर रहा है, और वो जो कंट्री है दोस्तों वो आगे चलकर कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव का मतलब टैलेंट, इसके अंदर या इस इंडेक्स का अंडर अधिकतर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो उस कंट्रीज़ का टैलेंट देखता है कि वो कंट्रीज टैलेंट के मामले में कितना अग्रसर है। तो ये है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं पिलर्स की। वैसे आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जैसे कि मैं आपको बताया मैं डिटेल में ये सीरीज कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसमें दोस्तों ये 12 जो पिलर्स होते हैं इसके ये हैं, यानी कि इसमें दोस्तों 12 मापक होते हैं। 12 मापक के जरिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये किसी भी कंट्रीज़ को रैंक करता है। पहला है दोस्तों इसमें
इंस्टीट्यूशंस का मतलब दोस्तों होता है संस्थान हिंदी में, यानी कि उस देश के अंदर जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंक कर रहा है, तो उस देश के अंदर दोस्तों जो इंस्टीट्यूशंस है यानी कि संस्थान है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई रहा, तो हम जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों कि वो कैसा फंक्शन करता है। और नेक्स्ट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड मैप कैसा है। और नेक्स्ट है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो लेक्चर नंबर हमने बन लिया था, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग वो कंट्री कैसा है। और नेक्स्ट है दोस्तों इसमें हेल्थ। और नेक्स्ट होता है दोस्तों हायर एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिटी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ उस देश की कैसी है। और नेक्स्ट है दोस्तों मार्केट साइज, यानी कि मार्केट का क्या साइज है। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें होता है इनोवेशन, यानी कि वो देश इनोवेशन यानी कि कितना नया कर रहा है। तो ये दोस्तों आप 12 के 12 इसमें ये पिलर से आप पढ़ सकते हैं, PDF में सब आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूंगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक फोरम, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने आप में क्या है, यानी कि वैश्विक आर्थिक मंच अपने आप में क्या है दोस्तों। तो वैश्विक आर्थिक मंच की जो दोस्तों स्थापना है वो 1971 में की गई थी। और यह दोस्तों एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि एक दोस्तों यह क्या है, एक नॉन प्रॉफिट संगठन। नॉन प्रॉफिट संगठन का क्या मतलब होता है दोस्तों, यानी कि यह एक अंतर सरकारी संगठन है, यह एक अंतर सरकारी पैनल है, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि यह किसी भी कंट्रीज़ के और यह किसी भी सरकारी पैनल नहीं है और यह यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी नहीं आता, यानी कि यह दोस्तों क्या है, एक नॉन प्रॉफिट संगठन है। इसका मतलब यह होता है तो दोस्तों कि यह किसी के भी अकॉर्डिंग नहीं चलता, यह एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अपने आप में स्वतंत्र संगठन है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। और जिनेवा के अंदर भी दोस्तों एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कैलोगनी, यानी कि दोस्तों कैलोगनी एक जगह पड़ती है दोस्तों जिनेवा के अंदर, वो है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस इंडेक्स की, तो भारत के पड़ोसी जो देश है उनकी रैंकिंग भी एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो श्रीलंका की दोस्तों इसमें 84 रही है, और बांग्लादेश की 105 105, और पाकिस्तान ने हमसे भी अच्छा परफॉर्मेंस इस इंडेक्स के अंदर दिखाया है। तो पाकिस्तान की रैंकिंग रही है दोस्तों इसमें 110, क्योंकि जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि भारत की जो रैंकिंग है इसमें वो कितनी रही है दोस्तों, 68 रही है। 10 रैंक गिर गई थी, 2018 में कितनी थी, 58 थी। तो दोस्तों इसमें पाकिस्तान की जो रैंक रही है वो हमसे अच्छी नहीं बल्कि बहुत ख़राब रही है, यानी कि 110 रही है। और नेपाल की भी हमसे ख़राब रही है, यानी कि 108। अगर हम बात करेंगे दोस्तों चाइना की, तो चाइना आपको देख रहे हैं तीनों के तीनों इंडेक्स में हम चाइना को कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, चाइना को हम नहीं रोक पा रहे हैं, चाइना के हम दोस्तों आसपास भी नहीं हैं। तो चाइना की जो रैंक है दोस्तों वो इसमें 28 है, यानी कि 28 है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे इस इंडेक्स में, तो इस इंडेक्स में दोस्तों अंतिम स्थान पे यमन रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यमन में सिविल वॉर चलता रहता है, तो इसलिए इस इंडेक्स में कि मैं ही नहीं दोस्तों हर इंडेक्स में यमन सबसे ख़राब परफॉर्मेंस करता है। और दोस्तों अंतिम स्थान जो रहा है इस इंडेक्स में वो रहा है चैड का। चैड जो है दोस्तों ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जो देश आते हैं ना, इनकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस होती है हर एक इंडेक्स के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों ये अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है। तो ये है दोस्तों भारत के पड़ोसी जो मुल्क हैं उनकी रैंकिंग थी। अब आपको दोस्तों ये PDF में मिल जाएगा कि इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है, दूसरे स्थान पे कौन रहा है, ये सब दोस्तों आपको PDF में मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़नी है। वैसे तो मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इस वीडियो के अंदर तीनों इंडेक्स जो हमने कवर कर लिए हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हमने सभी पॉइंट इसमें अच्छे से कवर कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ, यानी कि दोस्तों अगला जो वीडियो होगा जो लेक्चर नंबर 10 होगा, उस वीडियो के अंदर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।